हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सुशील कुमार राजभर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद सुशील सर पे। आज हम आपको क्लास 12th के बायोलॉजी से 3rd चैप्टर का पढ़ाने जा रहा हूँ, मानव जनन। मानव जनन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है नर जनन तंत्र, जो आपके एग्ज़ाम हर साल एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं 4 और 6 नंबर में। तो आइए पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, ताकि जो इन बातों को नहीं जानते हैं वो अधिक से अधिक इन बातों को जान सके। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज हम लोग को क्लास 12th के 3rd चैप्टर का नर जनन तंत्र पढ़ना है। नर जनन तंत्र एग्जाम में लगभग 4 नंबर के और 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो नर जनन तंत्र को पढ़ने के लिए हम नर जनन तंत्र को 4 भागों में बांटेंगे। 4 भागों में बांटने में सबसे पहले हम इसके प्राथमिक अंग, सबसे पहले इसके हम क्या पढ़ेंगे, प्राथमिक अंग, फिर सहायक अंग, फिर सहायक ग्रंथियाँ, फिर वही ज्ञानेंद्रिया। ठीक, प्राथमिक अंग में आ जाएगा हमारा वृषण। प्राथमिक अंग में क्या आ जाएगा, वृषण, जो शुक्राणु को क्या करता है, निर्माण करता है। प्राथमिक अंग में हमारा वृषण आएगा, जो शुक्राणु का क्या करता है, निर्माण करता है। फिर सहायक अंग में वे सभी अंग आएंगे जो शुक्राणु को निकलने और वृषण से बाहर जाने में मदद करते हैं। तो उनको हम लोग सहायक अंग में पढ़ेंगे, जो इनकी मदद करते हैं, शुक्राणुओं की जो मदद करते हैं उनको हम लोग सहायक अंग में पढ़ेंगे। फिर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो शुक्राणु को शक्तियाँ प्रदान कराती हैं, जो शुक्राणु को शक्ति प्रदान कराती है। शक्ति प्रदान का मतलब कि शुक्राणु को इतनी सक्षम बनाती है कि ताकि वो अपने लक्ष्य तक, यानी कि अंडाशय तक खुद चलकर क्या हो सके, जा सके, जिसमें से हम लोग को शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बोल्बो यूथ्रिल ग्रंथि को पढ़ना है। सबसे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रोस्टेट ग्रंथि है। ठीक, इसके बाद हमको पढ़ना है वही ज्ञानेंद्रिया। हमें क्या पढ़ना है, वही ज्ञानेंद्रिया। वही ज्ञानेंद्रिया में आता है हमारा शीशन। क्या आता है, शीशन। शीशन जो होता है ये हमारे शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है। तो आइए हम लोग एक एक करके इस टॉपिक को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, वो भी चित्र के माध्यम से। तो हम सबसे पहले इस नर जनन तंत्र का एक फिगर बना देते हैं। फिगर बनाने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट में समझा देता हूँ। ये हमारा कोई भोलू मटोलू हुआ, ठीक, ये भोलू मटोलू हुआ, भोलू मटोलू। यहाँ पर सबको पता होगा कि इस भाग को हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं, वक्ष गुहा कहा जाता है। फिर इसे उदर गुहा कहा जाता है, उदर गुहा कहा जाता है, उदर गुहा। और इस भाग में, इस भाग को श्रोणी कहा जाता है, इस भाग को श्रोणी कहा जाता है, जहाँ नर के आधे जनन तंत्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि नर के आधे जनन तंत्र शरीर के अंदर होते हैं और आधे जनन तंत्र शरीर के बाहर होते हैं, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार। तो आइए इसको हम बड़े से चित्र में बनाकर क्या करते हैं, बताते हैं आप लोग को। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी हुई वृषण, ये हमारी वृषण, एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण। सबसे पहले वृषण एक थैले के समान संरचने में क्या होता है, बंद होता है। वृषण, एक जोड़ी जो वृषण होती है एक थैले के समान संरचने में क्या होती हैं, बंद होती हैं, जिसे वृषण कोश कहा जाता है, जिसे वृषण कोश कहा जाता है, जिसे वृषण कोश कहा जाता है। इस वृषण कोश के अंदर हमारी वृषण क्या होती है, स्थित होती है। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, यही हमारी क्या है, वृषण है, यही हमारी क्या है, वृषण है।
ठीक। वृषण, एक ये वृषण हुई और एक ये, एक जोड़ी वृषण हमारे शरीर में क्या होती है, उपस्थित, नर शरीर में क्या होती है, उपस्थित होती है। वृषण की जो लंबाई और चौड़ाई होती है, वृषण की जो चौड़ाई होती है, यह सबसे पहले तो एक अंडे आकार जैसा होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है तथा लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक, हमारे वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नीट के एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए हम वृषण की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो वृषण की लंबाई और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर और लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। अब आइए हम लोग इसके आंतरिक भाग को पढ़ते हैं। जब हम वृषण के आंतरिक काट को, यानी कि वृषण को जब काट कर देखा गया, सूक्ष्मदर्शी से जब काट कर देखा गया, तो वृषण में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई गई, वृषण के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई गई जिसे हम लोग वृषण पालिका कहते हैं, इसकी संख्या एक वृषण में लगभग 250 होती है। वृषण को जब काट कर देखा गया, तो वृषण को काट कर देखने के बाद ऐसी संरचनाएं पाई गई, इस संरचना को हम लोग वृषण पालिका कहते हैं और इसकी संख्या एक वृषण में लगभग 250 होती है। ठीक, आगे देखिए, वृषण पालिका में एक नली के समान संरचना पाई जाती है। वृषण पालिका में 2-2, 3-3 करके नली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग शुक्राणु नालिका कहते हैं, जिसे हम लोग शुक्र जनन नालिका भी कहते हैं। वृषण के अंदर एक नली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग शुक्र जनन नालिका कहते हैं। ठीक, वृषण के अंदर 2-2, 3-3 करके, 2 या 3-3 करके संरचनाएं, नली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण जनन नालिका। अब देख, शुक्र जनन नालिका। तो शुक्र जनन नालिका में देखिए, शुक्र मतलब शुक्राणु, शुक्र मतलब शुक्राणु, और जनन मतलब जन्म देने वाला, यानी कि शुक्राणु को जन्म देने वाला को ही क्या कहते हैं, शुक्र जनन। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृषण पालिका के अंदर एक नली के समान संरचना पाई जाती है और उस संरचना को शुक्र जनन नालिका कहा जाता है। और इस शुक्र जनन नालिका में हमारे शुक्राणु के क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। इस शुक्र जनन नालिका में हमारा शुक्राणु क्या होता है, निर्माण होता है। ये शुक्र जनन नालिका 2 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये शुक्र जनन नालिका 2 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आती है नर जर्म कोशिका जो है, ये हमारे शुक्राणु का क्या करती है, निर्माण करती है। नर जर्म कोशिका शुक्राणु को बनाती है, शुक्राणु को बनाती है। और दूसरा हमारा नर जर्म कोशिका के बाद जो है, उसे हम लोग सर्टॉली कोशिका कहते हैं। सर्टॉली कोशिका कहा जाता है। और सर्टॉली कोशिका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान कराता है।
तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कराने वाला सर्ट्रोली कोशिका होती है। यानी कि ये हमारी शुक्र जनन नालिका 2 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, नर जर्म कोशिका और सर्ट्रोली कोशिका। सर्ट्रोली कोशिकाएं में शुक्राणु के स्वर क्या होते हैं, धसे होते हैं, और सर्ट्रोली कोशिकाओं से ये अपना भोजन क्या करते हैं, अपने पोषक को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कुछ इस प्रकार इनके स्वर इसमें क्या होते हैं, धसे होते हैं, और ये अपना भोजन इन्हीं सर्ट्रोली कोशिकाओं से ग्रहण करते हैं। इस तरह कुछ करके धसी होती हैं, जिसमें ये शुक्राणु क्या होते हैं, इनके स्वर इसमें धसे होते हैं और सर्ट्रोली कोशिकाओं से अपना न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व क्या होते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इतना बात समझ में आई। आगे देखिए, सर्ट्रोली कोशिका यानी कि ये शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण प्रदान कराता है। शुक्राणु को पोषण प्रदान कराता है, शुक्राणु को पोषण प्रदान कराता है, पोषण प्रदान कराता है, प्रदान कराता है। आगे देखते हैं, आगे हमारी है इन शुक्र जनन नलिकाओं से पतली 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 ऐसी नलिकाएं जुड़ी होती हैं और जुड़कर एक जगह इकट्ठी होती हैं। इन शुक्र जनन नलिकाओं से पतली पतली नसें क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, जो इस तरह आगे आकर यहाँ मिली होती हैं और एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं, जिसे हम लोग वृषण जालिका कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण जालिका कहते हैं, वृषण जालिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण जालिका। ये देखिए, यहाँ पर शुक्र जनन नलिकाओं से पतली पतली नसें, पतली पतली वाहिनियां जुड़ी होती हैं, जो आगे आकर यहाँ पर एक जाल की समान संरचना बनाती है, जिसे हम लोग वृषण जालिका कहते हैं। इस वृषण जालिका के बाद फिर पतली पतली और वाहिनियां जुड़ी होती हैं, जो वृषण को यानी कि शुक्राणु को क्या करती हैं, वृषण से बाहर ले जाती हैं, जिन्हें शुक्र वाहिनियां कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं, शुक्र वाहिनियां कहा जाता है, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी कहा जाता है। ये शुक्र वाहिनियां क्या करती हैं कि वृषण में बने शुक्राणु को यहाँ से लेकर वृषण के बाहर जाती हैं। यहाँ से बने शुक्राणु को लेकर ये क्या होती हैं, बाहर जाती हैं, और बाहर यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलता है, जिसे हम लोग अधिवृषण कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिवृषण कहा जाता है, अधिवृषण कहा जाता है। इस अधिवृषण में ये शुक्र वाहिनियां क्या करती हैं कि अपने द्वारा लाए गए शुक्राणु को लाकर यहाँ पर इकट्ठा करती हैं, और ये अधिवृषण उसको स्टोर करता है। अधिवृषण बने हुए शुक्राणु को क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद यहाँ पर हमारा जो शुक्राणु था, जो पूरे तरह से परिपक्व नहीं हुए थे, वह यहाँ पर क्या होते हैं, अधिवृषण पे परिपक्व होते हैं। यहीं पर आकर वो क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। तो ये बताइए, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मानव जनन यानी कि नर जनन जो तंत्र है, नर जनन तंत्र में सबसे पहले जो एक थैले समान संरचना दिखती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण कोश। वृषण कोश के अंदर एक अंडे आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग वृषण कहते हैं। और वृषण की लंबाई और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर और लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इस वृषण को जब इसके अनुप्रास काट को देखा गया, जब वृषण के अनुप्रास काट को देखा गया, तो इसके अंदर एक इस प्रकार की क्या होती हैं, संरचनाएं मिलती हैं। और कितनी, लगभग 250। वृषण के अंदर जब वृषण के अनुप्रास काट को देखा गया, तो वृषण के अंदर हमें ये देखने को मिला कि इसके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण पालिका कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
वृषण पालिका कहते हैं। वृषण पालिका के अंदर कुछ इस प्रकार नली के समान संरचना पाई जाती है, ट्यूब के समान संरचना पाई जाती है। वृषण के अंदर कुछ ट्यूब के समान संरचना पाई जाती है, नली के समान संरचना पाई जाती है। उसे हम लोग शुक्र जनन नलिका कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शुक्र जनन नालिका कहते हैं। शुक्र जनन नालिका के ही अंदर शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। शुक्र जनन नालिका के अंदर ही क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये शुक्र जनन नालिका दो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पहली कोशिका है नर जर्म कोशिका और दूसरी है सर्ट्रॉली कोशिका। नर जर्म कोशिका का काम ये होता है कि ये हमारे शुक्राणु को निर्माण करती है, शुक्राणु को बनाती हैं। और शुक्राणु बनेंगे, आपको पता ही होगा कि कोई भी जीव बनेंगे या कोई भी कोशिकाएं या जीवित कोशिका बनेंगी तो उन्हें पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो ये शुक्राणु हमारे क्या हैं? कोशिका के भांति है। तो कोशिका के भांति हैं तो ये शुक्राणु को पोषक प्रदान कहाँ से होता है? तो इसी में एक भाग होता है सर्ट्रॉली कोशिका। ये शुक्राणु के हेड उस सर्ट्रॉली कोशिका में धसे होते हैं और धसे हुए भाग से ये क्या करते हैं? अपनी पोषक तत्व को प्रदान करके ये शुक्राणु क्या होते हैं? बड़े होते हैं। आगे देखिए, सर्ट्रॉली कोशिका के बाद आते हैं हम लोग, इसमें कुछ पतली पतली नसें जुड़ी होती हैं जो आगे चल के एक जालिका के समान संरचना बनाती है, जिस जालिका को हम लोग वृषण जालिका कहते हैं। जिस जालिका को हम लोग क्या कहते हैं? वृषण जालिका कहते हैं। वृषण जालिका भी फिर आगे कई सारी पतली पतली वहनियों से जुड़ी होती हैं। वो वहनियाँ शुक्राणु को क्या करती हैं कि वृषण से बाहर ले जाती हैं। क्या करती हैं? वृषण से बाहर ले जाती हैं। ये पतली पतली वहनियाँ वृषण को कह रहे हैं, शुक्राणु को वृषण पालिका से बाहर ले जाती हैं। ये पतली पतली जो वहनियाँ हैं ये शुक्राणु को वृषण पालिका से बाहर ले जाकर वृषण जालिका तक इकट्ठा करती है। और वृषण जालिका से फिर पतली पतली वहनियाँ जुड़ी होती हैं जो शुक्राणु को वृषण से बाहर ले जाती है। जो शुक्राणु को क्या करती है? वृषण से बाहर ले जाती है। और वृषण से बाहर वृषण के ऊपर कुछ इस प्रकार संरचना देखने को मिलता है जिसे हम लोग अधिवृषण कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण में ये शुक्र वाहिनियाँ क्या करती हैं कि शुक्राणु को लाकर स्टोर कर देती हैं। क्या कर देती हैं? स्टोर कर देती हैं। और स्टोर करने के बाद ये अधिवृषण जो शुक्राणु परिपक्व नहीं हुए थे उन शुक्राणुओं को क्या करते हैं? परिपक्व बनाते हैं और इकट्ठा करके रखे रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो इतना मैं टॉपिक बताया हूँ ये आपके एग्जाम में लगभग 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।